हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोडिंग एसएससी। आज के इस वीडियो में हम जनगणना टॉपिक को पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एसएससी के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से हर शिफ्ट में लगभग एक या दो क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जो हाल ही में सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है और सीएचएसएल मेंस का एग्जाम हुआ है, प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जो है वो जनगणना से पूछा गया है। सेंसस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी 2024 में जनगणना के सभी जो क्विज हैं उनको करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाइए और जनगणना के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी 2024 में पूछे गए क्विज हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप क्विज को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं जनगणना। जो जनगणना है, देखिए जनगणना है यानी सेंसस, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत तो आती है, लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है? तो इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये जनगणना की कंडक्टिंग अथॉरिटी है। अब बात करते हैं कि जनगणना से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। तो जो जनगणना है उससे संबंधित दो अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 82 और एक आर्टिकल 246। देखिए, आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन की बात करी गई है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जो परिसीमन है, डिलिमिटेशन है, वो किस तरीके से होगा वो आर्टिकल 82 में बताया गया है। और कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के प्रादेशिक जो निर्वाचन है उनका पुनः संयोजन जो है वो किया जाएगा। ये आर्टिकल 82 में बताया गया है। और इसी से संबंधित एक अमेंडमेंट भी है, यानी संविधान संशोधन भी है। और वो 84वां संविधान संशोधन है, ये 2001 में हुआ था। इसके अनुसार जो वर्तमान परिसीमन है वो 1991 की जनगणना के आधार पर है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों को जब तक चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक 2026 के बाद होने वाली जो प्रथम जनगणना है उसके आंकड़े न प्रकाशित किए जाएं, तब तक कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 246 की। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे एक क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में भी पूछा गया है। देखिए, आर्टिकल 246 में जो संघ और राज्य दोनों की जो विधायी शक्तियां हैं उनका वितरण दिया गया है। आर्टिकल 246 में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का वितरण, संघ और राज्य की जो विधायी पावर है, विधायी शक्तियां हैं, उनका वितरण दिया गया है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसका विषय जनगणना है, यानी जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, इसलिए जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार भी आर्टिकल 246 में उसकी विधायी पावर के अंतर्गत आता है। तो देखिए, एमटीएस 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 246। क्यों होगा? क्योंकि जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसका है? संघ का है, यानी केंद्र का है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं जनगणना विश्व में कब से प्रारंभ होती है। तो जो सबसे पहले जो स्वीडन है, स्वीडन ने जनगणना कराई थी 1749 में, ये पहली बार जनगणना कराई थी। उसके बाद यूएसए यानी अमेरिका ने अपनी जनगणना कराई थी 1790 में, अपनी जो पहली जनगणना है वो कराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो सेंसस की हिस्ट्री है वो क्या है। देखिए, जो फादर ऑफ इंडियन सेंसस है वो हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। और हेनरी वाल्टर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1830 में ढाका
जो बांग्लादेश की कैपिटल है यानी उस शहर की जनगणना कराई थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है, हेनरी वाल्टर को, क्योंकि इन्होंने 1830 में ढाका शहर की जनगणना कराई थी। आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है उसके वर्तमान में हालात क्या हैं, वहाँ लगातार अभी भी कम्युनल जो राइट्स हैं वो हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो ये जनगणना कराते हैं, और ये इनकम्प्लीट जनगणना होती है, यानी ये जनगणना प्रारंभ करते हैं। अगर जो प्रारंभ माना जाए भारत में कब से, तो 1872 से लॉर्ड मेयो कराते हैं, और ये अपूर्ण जनगणना होती है, इनकम्प्लीट जनगणना होती है। बात करें लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर 1872 के बीच था, 1869 से 1872 के बीच। और इन्होंने स्टैटिस्टिक्स सर्वे डिपार्टमेंट एंड कृषि विभाग की जो स्थापना है वो इन्होंने करी थी। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी अंडमान निकोबार में चाकू मारकर हत्या कर दी थी, एक अफगान कैदी ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1881 में अब लॉर्ड रिपन आते हैं, ये फर्स्ट सिस्टमेटिक जो सेंसस है उसको कराते हैं। तो लॉर्ड रिपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड रिपन इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 के बीच था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करा था और हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो करी थी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1921 की जनगणना पर आते हैं। देखिए हम सीधे ही 2011 की जनगणना पर नहीं जा सकते, उससे पहले कुछ फैक्ट हैं जो एसएससी के एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, तो उन फैक्ट को भी हमें करना पड़ेगा। देखिए 1921 की जनगणना, उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 25.1 करोड़ थी। कितनी थी? 25.1 करोड़। और आप देख रहे हैं आज 2025 चल रहा है, तो 2025 यानी लगभग 100 साल के बाद जनगणना कितनी हो चुकी है, यानी हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। तो ये तो भाई फैक्ट है कि भारत बढ़ती आबादी का देश है, तो जनसंख्या तो भाई यहाँ पर बढ़ेगी। तो देखिए उस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नेगेटिव थी, और नेगेटिव कितनी थी? -0.31%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को एसएससी भाई कई बार रिपीट कर चुका है कि बताइए सबसे जो नकारात्मक वृद्धि दर यानी सबसे कम वृद्धि दर किस जनगणना में रही थी। तो आंसर कितना होगा? 1921। और कितनी नकारात्मक थी? -0.31%। उस समय जो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर केवल 77 व्यक्ति रहते थे। और लिटरेसी रेट थी वो 7.16 थी। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो कि जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 74.04% है। देखो 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नेगेटिव हो गई थी। अब देखो 1911 से 1921 में हमें पता है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। फिर 1921 के बाद 1931 से हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगती है, यानी बढ़ने लगती है। और 51 से 81 के बीच हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग दोगुनी हो जाती है, यानी जनसंख्या विस्फोट की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ये एक्चुअल में जनसंख्या विस्फोट की अवधि नहीं है, लेकिन हम जनसंख्या विस्फोट की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर समय आता है 1961 से 1971। ये वो दौर है, वो पीरियड है जिसमें हमारी जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा रहती है। और सबसे ज्यादा कितनी रहती है? 24.8%। और ये अब तक की हाईएस्ट है। और एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि बताइए किस अवधि के अंदर हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। तो वो अवधि क्या थी? 1961 से 1971 के बीच हमारी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। और कितनी थी? 24.8%। उसके बाद एसएससी एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जनसंख्या का स्थिर चरण बताइए। तो जनसंख्या का स्थिर चरण 1901 से 1921 के बीच माना जाता है। कैसे माना जाता है आइए देखते हैं। देखिए 1901 है, ये 1911 और ये 1921। देखो 1901 से 1911 में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है वो कुछ बढ़ती है, और 11 से 21 में हमारी जनसंख्या क्या होती है? घटती है। और कितनी घटती है? -0.31% जो है वो घटती है। अब यहाँ पर कुछ बढ़ी और यहाँ पर कुछ घट गई, इसलिए
इस अवधि को जो स्थिर चरण जो है वो माना जाता है। तो जनसंख्या का स्थिर चरण पूछे तो आंसर क्या होगा, 1901 से 1921। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1951 की जनगणना की। जो 1951 की जनगणना थी, ये स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना थी। और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, आर्य गोपालस्वामी। कौन थे जनगणना आयुक्त, आर्य गोपालस्वामी। और 1951 की जनगणना में भारत का जो जनघनत्व था वो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर था। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी ने ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। और 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 18.33%। ये भी एसएससी ने पूछा है। और बात करते हैं 1947 में हमारी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी थी, तो ये 12%। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एसएससी पूछ चुका है। अब 1951 की जनगणना के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। जो उस समय हमारी कुल जनसंख्या थी वो 36.1 करोड़ थी, यानी 361 मिलियन। जनसंख्या वृद्धि कितनी थी हमारी, 13.31%। हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, यानी जनसंख्या जो घनत्व था, वो कितना था, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात कितना था, 946 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर 18.33%। ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय हमारी जो पुरुष साक्षरता कितनी थी, 27.16%। और जो महिला साक्षरता थी वो 8.86%। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एमटीएस 2024 में भी पूछा गया है। भाई बड़ा फैक्चुअल, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है एमटीएस 2024 में कि बताइए 1951 के समय जो महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी। तो महिला साक्षरता दर कितनी थी, 8.86% थी। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, वो सारा का सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर है, टोटल की टोटल प्रीवियस ईयर है। यानी एक एक फैक्ट इसमें एसएससी से लिया गया है, एसएससी और रेलवे के एग्जामों से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनगणना 2011 की। और यहीं से आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में रिपीट होंगे। और आने वाले जो एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल 2025 हो या सीएचएसएल 2025 हो, उनके लिए ये ज्यादा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं जनगणना 2011 की। तो ये जनगणना 2011 थी, ये हमारी 15वीं जनगणना थी। और बात करें आजादी के बाद, ये 7वीं जनगणना थी। हमारी 15वीं जनगणना और आजादी के बाद ये 7वीं जनगणना। ये जो जनगणना है ये 2 चरणों में करी गई थी। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीएचएसएल मेंस 2024 में पूछा गया है कि बताओ जनगणना 2011 कितने चरणों में हुई थी। तो जनगणना 2011 2 चरणों में हुई थी। जो पहला चरण था वो कौन सा था, आवास जनगणना, आवास जनगणना। और जो दूसरा चरण था वो कौन सा था, जनसंख्या जनगणना, जनसंख्या जनगणना। तो 2 चरण थे, कौन से, एक तो आवास जनगणना और दूसरा जनसंख्या जनगणना। तो उस समय 2011 की जनगणना के समय हमारे जो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे चंद्रमौली साहब, यानी सी चंद्रमौली। और मोटो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। बात करें 2011 की जनगणना के समय जो स्टेट्स और यूटी थे, टोटल कुल मिलाकर कितने थे, 35 थे। और जो जिले थे यानी डिस्ट्रिक्ट्स थे वो कितने थे, वो 660 थे। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 प्री में भी पूछा गया है कि बताओ जनगणना 2011 के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो कुल कितने जिले थे, 660 जिले थे। अब बात करते हैं, ये तो 2011 की जनगणना थी। अब 2021 की जनगणना में जो हमारा मोटो है वो क्या है, 2021 की जनगणना में हमारा मोटो है जन भागीदारी से जन कल्याण। और वर्तमान जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। देखिए ये 2021 की जो जनगणना है ये कोविड के कारण डिले हो चुकी है और अब ये जनगणना जो है वो होगी। ठीक है, और हम उस समय की जो जनसंख्या की बात करें 2011 में कितनी थी, 121 करोड़, यानी 1.21 बिलियन। और मिलियन में देखें तो 1210 मिलियन। देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन में होते हैं
100 करोड़, और 1 करोड़ में होते हैं 10 बिलियन, यानी 10 मिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़, और 1 करोड़ में 10 मिलियन, यानी करोड़ को हम बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.21 बिलियन, और बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करेंगे या 121 करोड़ को मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1210, यानी 1210 मिलियन। अगर जो बात करें हैं मेल की, तो मेल कितने थे 623.7 मिलियन, और जो फीमेल थी वो 585.5 मिलियन। लेकिन इम्पोर्टेंट ये परसेंटेज है, यानी मेल की बात करें तो कितने परसेंट थे मेल 51.47%, और जो महिलाओं की बात करें तो महिला कितनी थी 48.53% ये महिलाएं थी। ठीक है भाई। और जो 2011 की जो जनगणना थी, ये पहली सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस थी। ये एसएससी ने अभी 2024 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी है। ठीक है। और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो डेटा चलेगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से रिपीट होंगे, यहीं से रिपीट होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब डेटा चलेगा। देखिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है, न्यूनतम जनसंख्या किन किन स्टेट में है, किन किन राज्य में है, सर्वाधिक जनसंख्या किन किन केंद्र शासित प्रदेश में है, और न्यूनतम जनसंख्या किन किन केंद्र शासित प्रदेश में है, उन सब की बात यहाँ पर चलेगी। देखिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो स्टेट्स में कहाँ पर है, यूपी। यूपी में भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी इंक्लूड है। समझ में आया? क्योंकि 2011 के समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना भी इंक्लूड था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। बात करते हैं लोएस्ट इन स्टेट्स की, यानी सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सिक्किम की है। सिक्किम के बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और फिर नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या किसकी, सिक्किम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख से मात्र थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यूटी में जो सर्वाधिक जनसंख्या है किस केंद्र शासित प्रदेश की है, किन किन केंद्र शासित प्रदेश की है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है, उसके बाद पुदुचेरी और उसके बाद चंडीगढ़। ठीक है। दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, ये क्वेश्चन एसएससी 2024 में आया है, और आगे भी इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो किसकी है, वो लक्षद्वीप की है सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद दमन और दीव, उसके बाद दादर और नागर हवेली, फिर अंडमान निकोबार द्वीप और सिक्किम। देखिए बता दूं, जो सिक्किम है ये यूटी नहीं है। मैंने यूटी में लिखा है, लेकिन सिक्किम वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सिक्किम एक राज्य है और पूर्ण राज्य है, लेकिन मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि सिक्किम से छोटे ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 1 2 3 4। अगर ओवरऑल की बात करें तो सिक्किम से छोटे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सबसे कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर बात करें तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो कौन सा है। तो ये थाने है, और थाने किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो ये दिबांग वैली है, और ये किस राज्य में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। अब शहरी और ग्रामीण जो पॉपुलेशन किस तरीके से है उनके बारे में जानते हैं। देखिए अर्बन यानी जो शहरी जनसंख्या है वो 31.2% है, और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% है। भाई ये जो डाटा है ये 100% एग्जाम में आने वाला है, और एसएससी 2024 में इसको पूछा भी गया है। ठीक है। अगर बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो,
मेट्रो मतलब महानगर। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाले महानगर हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 पर मुंबई। ये देखो सीपीयू 2023 में आया है मुंबई, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद कोलकाता। दिल्ली देखो ये CHSL 2024 प्री में भी ये आया है। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो। नंबर 1 पर मुंबई, नंबर 2 पर दिल्ली, और नंबर 3 पर कोलकाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन। तो रूरल यानी रूरल मतलब ग्रामीण। ग्रामीण जो बाल जनसंख्या में 0 से 6 साल तक आते हैं, 0 से 6 ईयर्स के बीच। देखो एक सेकंड, पहले इसको देखो फिर इसको देखेंगे। देखो हमारी जो चाइल्ड पॉपुलेशन है ना, वो कुल जनसंख्या का 13.6% है। चाइल्ड पॉपुलेशन बाल जनसंख्या कितनी? कुल पॉपुलेशन का 13.6%। अगर बात करें शहरी चाइल्ड पॉपुलेशन की तो वो कितनी है? कुल जनसंख्या का 3.42%। और बात करें ग्रामीण बाल जनसंख्या की तो वो कितनी है? कुल जनसंख्या का 10.7% है। कितनी है? कुल जनसंख्या का 10.7% ये ग्रामीण है और ये शहरी है। और कुल बाल जनसंख्या कितनी है? 13.6% है। अब इस कुल बाल जनसंख्या का जो ग्रामीण बाल प्रतिशत है, यानी कुल बाल जनसंख्या 13.6%, और इस टोटल बाल जनसंख्या का ग्रामीण बाल प्रतिशत है वो कितना है? 74.05% है। कितना? 74.05%। अब देखो इसको, जो रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, कुल बाल जनसंख्या का ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? तो वो 74.05% है। ये बड़ा ही फैक्ट पे सवाल पूछा है SSC ने, बड़ा ही फैक्चुअल। देखो भाई टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 13.6% है, तो इसका 13.6% का 10.17% कितना होगा? तो ये लगभग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 74.05%। मैं दोबारा बता देता हूँ, कुल चाइल्ड पॉपुलेशन 13.6% और रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन 10.7%। तो 13.6% का 10.7 कितना है? तो ये लगभग आएगा 74.05%। ये SSC ने CGL 2022 प्री के एग्जाम में भाई बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है। अगर किसी को ये पता था तो ही उसने ये करा है, वरना ये होने वाला सवाल नहीं है भाई। बहुत बच्चों का गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर आंध्र प्रदेश। दोबारा सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों की, तो सिक्किम। जैसे ही आपको पता है कि जो सिक्किम की जनसंख्या है वो सबसे कम, तो इसकी ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे कम होगी और इसकी शहरी जनसंख्या भी यानी नगरीय जनसंख्या भी सबसे कम होगी। तो सिक्किम की जनसंख्या नगरीय के मामले में सबसे कम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, ये मिजोरम और ये मेघालय। देखो भाई ये जनसंख्या के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर नहीं है। देखो ऊपर जनसंख्या लिखी है, तो ये जनसंख्या के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर नहीं है। प्रतिशत के आधार पर हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य जनसंख्या के आधार पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य जनसंख्या के आधार पर तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की, ये भी जनसंख्या के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर नहीं है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम, उसके बाद मिजोरम और फिर उसके बाद गोवा। अब बात करेंगे हम शहरी जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत के अकॉर्डिंग किस प्रकार से है। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए शहरी जनसंख्या वाले राज्य, अब ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग, अभी तक हमने क्या देखे थे? अभी तक हमने देखे थे जनसंख्या के आधार पर, ये देखे थे हमने जनसंख्या के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। अब हम इस डेटा को देखेंगे प्रतिशत के आधार पर। देखिए
जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या ये प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गोवा, गोवा की 62.20% आबादी शहरी है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम की 52.10% आबादी शहरी है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु की 48.40% आबादी शहरी है। उसके बाद केरला, केरला की 47.70% आबादी शहरी है। और ये एसएससी 2024 में भी पूछा गया है, केरला वाला एसएससी 2024, और तमिलनाडु भी पूछा गया है एसएससी 2024 में। ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो शहरी आबादी है वो लगभग कितनी है? 45.2% महाराष्ट्र की आबादी जो है वो शहरी है। ठीक है। अब ग्रामीण देखें कि सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग कहाँ पर हैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा हिमाचल में लगभग 90% ग्रामीण है। उसके बाद बिहार में लगभग यहाँ भी 88% ग्रामीण है। उसके बाद असम में 86% लगभग ग्रामीण है। उसके बाद उड़ीसा में 83% के समथिंग ग्रामीण है। उसके बाद मेघालय में लगभग 80% के समथिंग ग्रामीण है। देखो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। देखो इन्हीं स्टेट्स में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कैसा है? सर्वाधिक है। तो जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत होगा वो यहाँ पर न्यूनतम होगा। देखिए न्यूनतम नगरीय यानी न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले प्रतिशत राज्य, राज्य प्रतिशत के अनुसार, तो यही तो राज्य है। देखो भाई अगर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो शहरी जनसंख्या भी प्रतिशत के अकॉर्डिंग इन्हीं राज्यों में सबसे कम होगी। और ये डेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भर भर के सवाल पूछे गए हैं इस डेटा से। तो देखिए जो न्यूनतम शहरी है प्रतिशत के अकॉर्डिंग वो कौन सा है? नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एसएससी 2024 में इसको भी पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बिहार, बिहार में लगभग 11.3% आबादी जो है वो शहरी है। उसके बाद असम में लगभग 14.1% आबादी शहरी है। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में 16.7% के समथिंग आबादी शहरी है। उसके बाद मेघालय, मेघालय में 20.8% के समथिंग आबादी शहरी है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है या नहीं चल रही। चलिए चल रही है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कुल स्टेट्स और यूटी यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जितने भी राज्य हैं सभी को मिलाकर शहरी जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में 97.5% जो आबादी है वो शहरी है। नंबर 2 पे आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 97.25% आबादी शहरी है। उसके बाद दमन और दीव लगभग 75% की जो आबादी है वो शहरी है। उसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी में लगभग 68.3% जो आबादी है वो शहरी है। और ये फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि लक्षद्वीप में कोई भी आबादी शहरी नहीं है, यानी 100 की 100% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी में भाई 2024 में इस क्वेश्चन को तो भर भर के पूछा गया है एसएससी 2024 में। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये एमटीएस 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत पूछा है। जैसे हमें पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। शहरी आबादी कितनी है? 97.5% के समथिंग शहरी आबादी है। तो ग्रामीण कितने होंगे यहाँ पर? 2.5%। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में शहरी आबादी 97.25% है। तो यहाँ पर ग्रामीण कितने होंगे? 2.75%। उसके बाद बात करते हैं दमन और दीव, दमन और दीव में शहरी आबादी लगभग 75% के समथिंग है। तो यहाँ ग्रामीण कितने हैं? 25% के समथिंग होंगे। उसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी में जो शहरी आबादी है वो कितनी है? 68.3% है। तो लगभग यहाँ पर पुदुचेरी में ग्रामीण कितने प्रतिशत होंगे? 32%। तो अब आपसे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और देखिए पूछा क्या है कि ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है कहाँ पर? पुदुचेरी में। तो भाई बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी ने एमटीएस में। ठीक है। तो भाई अगर आपको डेटा ढंग से पता है
तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टोटल एसएससी का प्रीवियस ईयर है और लेटेस्ट 2024 तक के क्वेश्चन, जो जनवरी 2025 तक मैंने सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम जो सीजीएल होगा 2025 में और सीएचएसएल और एमटीएस, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। और इसमें रेलवे के क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड करे गए हैं, तो एनटीपीसी के लिए भी ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है और क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी सीएचएसएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, की जनगणना 2011 के अनुसार किस शहर में सबसे कम शहरी जनसंख्या है। देखो शहरी जनसंख्या किस शहर में सबसे कम, हिमाचल प्रदेश और बिहार में, यूपी और बिहार में, मध्य प्रदेश और बिहार में, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में। तो शहरी जनसंख्या मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे कम कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लगभग 10% शहरी है और बिहार में तकरीबन 11% तक शहरी जनसंख्या है। जैसे मैं अभी आपको चार्ट है वो भी दिखा देता हूं ताकि आपके जो सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए भाई, ये रहा न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य। देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कितने शहरी हैं, मात्र 10%। उसके बाद बिहार में कितनी शहरी जनसंख्या है, 11.3%। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो चलिए भाई दोस्तों, जैसे इस वीडियो कट हो गई थी, वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो इसका आंसर तो होगा हिमाचल प्रदेश और बिहार। मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखिए न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश और नंबर 2 पर बिहार। तो उसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और बिहार। देखो मैं आप चार्ट दिखाता हूं उसका, मोस्ट अर्बनाइज यूनियन टेरिटरीज। देखो भाई ये रही सबसे ज्यादा जो अर्बनाइज यूनियन टेरिटरीज हैं, नंबर 1 पर दिल्ली, नंबर 2 पर चंडीगढ़, नंबर 3 पर दमन और दीव और नंबर 4 पर पुदुचेरी। ये सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं, मोस्ट अर्बनाइज यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर कि तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली एंड चंडीगढ़, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जो मोस्ट अर्बनाइज यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है। तो शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत कितना किस में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले नंबर पर क्या होगा, दिल्ली, दूसरे नंबर पर क्या होगा, चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर क्या होगा, दमन और दीव, और चौथे नंबर पर क्या होगा, पुदुचेरी। तो जो पहले नंबर पर दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है। हमसे क्या पूछा है, दूसरा सबसे सर्वाधिक प्रतिशत, तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ये आंसर है। मैं लिख भी देता हूं, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दमन और दीव, दमन एंड दीव, और दमन और दीव के बाद पुदुचेरी। ये MTS 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छी से लर्न कर लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए ये भी MTS 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग गोवा में, गोवा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद केरल, और केरल के बाद महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, गोवा। गोवा ऑप्शन में ही नहीं है, तो गोवा के बाद क्या बचा, मिजोरम। तो आंसर क्या होगा इसका, मिजोरम। कि जो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत किसमें है, मिजोरम में है। इसका तमिलनाडु आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, मिजोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? देखो शहरी जनसंख्या सबसे, देखो इसको करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। हमें पता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कोई भी शहरी आबादी नहीं है, यानी लक्षद्वीप में शहरी कितने हैं? 0%। तो ये तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर भी लक्षद्वीप, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ये भी लक्षद्वीप। यहाँ पर भी शहरी आबादी कितनी है? 0%, और ग्रामीण आबादी 100%, तो ये भी एलिमिनेट। हमसे पूछा क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित में से किस समूह की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जब 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं तो आंसर चौथा ही होगा फिर, पुदुचेरी और चंडीगढ़, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज की गई है? देखिए हमें पता है कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट था जिसकी आबादी 6 लाख से थोड़ी सी ज्यादा थी लेकिन 10 लाख से कम थी। तो 10 लाख और सिक्किम से 4 छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन यहाँ बात किसकी करी गई है? राज्यों की। यानी कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो 10 लाख से कम आबादी वाला केवल एक ही राज्य होगा, और वो कौन सा होगा? सिक्किम। ठीक है, एक बार मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूं ताकि आपके जो सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्लाइड। देखो भाई ये सिक्किम है, सिक्किम से छोटे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 1 2 3 4। लक्षद्वीप की सबसे कम, उससे ज्यादा दमन और दीव, उसके बाद दादर नागर हवेली, फिर अंडमान निकोबार और फिर सिक्किम। लेकिन ये जो चारों हैं ये यूटी हैं, और सिक्किम एक यूटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये संघ शासित प्रदेश है और ये राज्य हैं। ठीक है, अब आप वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देखो भाई कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला केवल एक राज्य है, वो कौन सा? सिक्किम। अगर जो राज्यों के साथ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी दे देता तो फिर आंसर क्या होता? अलग होता। देखो एक फैक्ट ये भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर पूछा था, और ये एनटीपीसी 2023 में आया था। तो 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उनकी संख्या कितनी है? 53, और ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी लर्न कर लेना। अब बात करते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। देखो भारत की जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 74.04%। अगर बात करते हैं पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%। अगर बात करते हैं महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता कितनी है? 65.46%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये CHL 2024 प्री के एग्जाम में पूछा गया है। ये बताइए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 16.68%। मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो भाई दोबारा बता देता हूँ, जो भी इस वीडियो में है वो SSC का टोटल प्रीवियस ईयर है, और जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनसे ही सब कुछ लिया गया है। ये क्वेश्चन भी CHSL 2023 में पूछा गया था, CHSL 2024 के प्री में पूछा गया था, 2023 नहीं 2024। क्वेश्चन क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार जो भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो 2022 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7%। अगर इसी सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी होगी? 84.4% होगी। और इसी सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो महिला साक्षरता है वो कितनी होगी? 71.5% होगी। और ये वाला सवाल भी SSC 2024 प्री के एग्जाम में पूछा गया, यानी CHSL प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं तो साक्षर, साक्षर किसे माना जाए? जो 7 साल का है या 7 साल से ज्यादा का है, जो किसी भी भाषा में है तो पढ़ सकता है लिख सकता है, वही क्या होगा? साक्षर उसको माना जाएगा। अब बात करते हैं 2001 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 64.83%। और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 74.04%। इनका जो डिफरेंस है ये 9.2% है, यानी 2001 और 2011 की जो साक्षरता दर के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 9.2% है। और ये वाला क्वेश्चन भी SSC 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1947 बात करें 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12%। ये क्वेश्चन भी भाई प्रीवियस ईयर है। अब बात करते हैं रूरल लिटरेसी रेट, यानी जो ग्रामीण साक्षरता दर थी वो कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 67.77%। और ये क्वेश्चन CPO 2023 प्री में पूछा गया है। बात करते हैं
शहरी साक्षरता दर की, तो ये कितनी थी 84.11%। ये भी एसएससी 2024 में पूछा गया है और ये सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी फैक्ट को एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि ये आपके आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपको बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं साक्षरता दर की स्टेट के अकॉर्डिंग। देखो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है, केरल की है। केरल की कितनी है 94%। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करते हैं तो सबसे कम साक्षरता बिहार की 61.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद राजस्थान की, फिर उसके बाद झारखंड की और झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश की। देखो ये जो आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीएचएल 2023 प्री के एग्जाम में सीधा सीधा ही पूछ लिया था क्वेश्चन कि बताओ कि आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 67% आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की, तो कहां पर, केरल। केरल में सबसे ज्यादा, क्योंकि केरल में जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। तो पुरुष पुरुष साक्षरता दर और जो महिला साक्षरता दर वो भी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, केरल में ही होगी। तो केरल की साक्षरता दर महिला सबसे ज्यादा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद फिर नागालैंड। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर की, तो सबसे कम साक्षरता किसकी है, बिहार की। तो बिहार की पुरुष और महिला साक्षरता दर भी क्या होगी, सबसे कम होगी। बिहार के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश। ये न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा गैप है, यानी पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच जो सबसे ज्यादा अंतर है वो किस राज्य में है, राजस्थान में है। और ये एसएससी 2024 में पूछा गया है। एसएससी 2024 देखो भाई सब प्रीवियस ईयर है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे ज्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की है। अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो सबसे ज्यादा केरल की, केरल के बाद लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की कितनी है 91.8%। उसके बाद मिजोरम की, मिजोरम की कितनी है 91.33%। उसके बाद गोवा की, गोवा की कितनी है 88.7%। ये जो साक्षरता दर है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा। हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है यूपी में, यूटी में, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसकी, लक्षद्वीप की, कितनी है 91.8%। उसके बाद दमन और दीव, दमन और दीव की साक्षरता दर कितनी है 87.1%। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेटा है ये कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। दमन और दीव का एक्चुअल में डेटा ये बताइए कि दमन और दीव की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 87.1%। और जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है यानी सबसे कम जो साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है वो है दादर और नागर हवेली में, और वो कितनी है 76.2%। और ये जो डेटा है ये भी पूछा गया है किसमें, एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जो साक्षर जो जिला है वो कौन सा है, तो वो मिजोरम का सिलचर जिला है सर्वाधिक साक्षर। न्यूनतम साक्षर जो जिला है वो अलीराजपुर है, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये एमटीएस 2024 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन पढ़ो, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित, देखिए मैंने आपको बताया है कि जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो किसकी है, लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की कितनी है 91.85% है। लक्षद्वीप के बाद दमन और दीव, दमन और दीव की 87.1%। तो ये तो दमन और दीव का तो एक्चुअल डेटा के साथ भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दमन और दीव की और लक्षद्वीप की। दमन और दीव की साक्षरता दर कितनी 87.1%। उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी और फिर दादर नागर हवेली। दादर और नागर हवेली ये सीपीओ 2023 में भी पूछा गया था। 2023 में दादर नागर हवेली की साक्षरता दर कितनी 76.2%। देखो अगर बात करें न्यू यूटी, अभी न्यू यूटी बना है कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, अगर इसको भी शामिल कर लें तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी होगी, जम्मू कश्मीर की। लेकिन 2011 की जनगणना के समय जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो इसलिए इसको अलग ही हटा देंगे। ठीक है, अगर जो सबसे कम पूछता है तो सबसे कम किसकी होगी, दादर और नागर हवेली की होगी। ठीक है, तो दूसरा सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हो गया, दमन और दीव हो गया। ठीक है, कितनी साक्षरता दर है दमन और दीव की, 87.1%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया ये तो एमटीएस ने, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बताओ कि भाई किस पूर्वोत्तर राज्यों की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। देखो मैं बात करता हूं कि किस पूर्वोत्तर राज्यों की साक्षरता दर, यानी पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, ये त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब 7 सिस्टर्स वाले राज्य आते हैं। तो बात करते हैं त्रिपुरा। देखिए सबसे पहले असम, असम की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 72.19। उसके बाद त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 87.22%। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड की साक्षरता दर कितनी है, 79.55%। उसके बाद मेघालय, मेघालय की जो साक्षरता दर कितनी है वो 74.43%। और बात करते हैं मिजोरम, मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 91.33%। लेकिन मिजोरम तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा फिर, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी, त्रिपुरा की। तो किस पूर्वोत्तर राज्यों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, किसकी है, त्रिपुरा की। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट चार्ट से आया, देखिए मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट दिखाता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की, केरल के बाद मिजोरम की, मिजोरम के बाद गोवा की, और गोवा के बाद त्रिपुरा। देखो पूर्वोत्तर राज्य में ये भी आता है और पूर्वोत्तर राज्य में ये भी आता है। मिजोरम ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ऑप्शन में क्या दिया गया था, त्रिपुरा। तो भाई ध्यान से रख लेना, जो डेटा चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया उसको तो याद करके एग्जाम में चले ही जाना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे। और ये जो क्वेश्चन था ये एमटीएस 2024 का पूछा गया क्वेश्चन था, तो आंसर क्या होगा इसका, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता क्या है, जो मृत्यु दर और जन्म दर के जो बीच का जो अंतर है उसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अगर बात करें कि पूरे दशक के दौरान 2001 से 2011 के दौरान हमारे जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 17.7%। और जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 1.64%। दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अगर बात करें कि कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई थी, तो कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 181 मिलियन, यानी 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के दौरान। ठीक है, अब सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्यों की बात करें कि कहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज्यादा हुई थी, तो सबसे ज्यादा कहां पर हुई थी, मेघालय। मेघालय में कितनी, 27.9%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितनी, 26%। फिर उसके बाद बिहार, बिहार में कितनी, 25.4%। फिर जम्मू कश्मीर और फिर मिजोरम। अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम कहां पर, नागालैंड। और नागालैंड में माइनस में चली गई थी, ग्रोथ रेट कितना, -0.6%। उसके बाद केरल में, उसके बाद गोवा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर उसके बाद सिक्किम में। और बात करें केरल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमटीएस 2024 में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था। ये बताइए कि केरल की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है, तो कितनी है, 4.9%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि दर थी वो किसकी थी, वो दादर और नागर हवेली की 10 की वृद्धि दर थी, और वो कितनी थी, 55.88%। मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर चुका है, वो मैंने लिखा नहीं है कि ये किस एग्जाम में आया है, लेकिन जो ये डेटा है ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे कम जो 10 की वृद्धि दर थी वो किस केंद्र शासित प्रदेश की थी, तो वो थी लक्षद्वीप की। किसकी थी, लक्षद्वीप की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो अभी मैंने अभी आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि दर थी जो सर्वाधिक थी, किसकी थी, दादर और नागर हवेली की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। सबसे कम किसकी थी, लक्षद्वीप की थी। अब सीधे सीधे क्वेश्चन देखो यहीं से उठाकर पूछ लिया कि बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक किसकी थी, दमन और दीव की। देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट भी लगाया है, आप इसको भी देख सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर दादर नागर हवेली की, कितनी, 55.88%। उसके बाद दमन और दीव 53.76%। उसके बाद पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में दादर नागर हवेली दिया ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, दमन और दीव आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ ये डेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी में पूछ लिया गया है कई कई बार। देखो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव हो गई थी। और नेगेटिव कितनी हो गई थी, -0.31 -0.31% हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई थी। 1911 से 1921 में क्या होता है, हमारी जो वृद्धि दर थी वो नकारात्मक, और नकारात्मक कितनी हुई, -0.31%। 1921 से 1921 के बाद 1931 से हमारी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और 1951 से 81 के बीच हमारी जनसंख्या लगभग दोगुनी हो जाती है और हम जनसंख्या विस्फोट की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल चरण था जनसंख्या विस्फोट का वो कौन सा था, 1961 से 1971 के बीच, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी कितनी, 24.8%। और ये एसएससी 2024 में हाल ही में पूछा गया है और उससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बात करें जनसंख्या का स्थिर चरण, तो जनसंख्या का स्थिर चरण कौन सा था, 1901 से 1921 के बीच का जो चरण था वो जनसंख्या का स्थिर चरण था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन था ये सीजीएल मेंस जो अभी जनवरी 2025 में हुआ है उसमें पूछा गया था। देखो भाई इस क्वेश्चन ने बहुत सारे बच्चों को 4600 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे पर ला दिया, और 2400 ग्रेड पे से उनको सिलेक्शन से ही बाहर कर दिया। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था 18 जनवरी की शिफ्ट में, अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ है सीजीएल मेंस का। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करो, और दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। कथन 1 में क्या कहा गया है कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई। ये बिल्कुल सही है, मैंने भी आपको बताया है कि 181 मिलियन से ज्यादा की जो वृद्धि है वो 2001 से 2011 के दौरान हुई है। लेकिन कथन नंबर 2 पढ़ो, 2001 से 2011 के दौरान प्रतिशत दशकीय वृद्धि में आजादी के बाद से सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये बड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब वो कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1971 में हमारी जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 24.80%। फिर 1981 में वृद्धि दर कितनी थी, 24.66%। 1991 में वृद्धि दर 23.85%। 2001 में वृद्धि दर 21.54% और 2011 में हमारी वृद्धि दर 17.64%। ठीक है देखिए 1971 के बाद 1981 से यहाँ पर 24.80 है, यहाँ 24.66 है, तो हमारी वृद्धि दर क्या हुई है, कम हुई है। अब बात करें 1981 से 1991 तक, यहाँ 24.66 और यहाँ 23.85, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद 1991 से 2001 में यहाँ पर भी कम हो रही है, और 2001 से 2011 में यहाँ पर भी कम हो रही है। तो यानी यहाँ पर भी नेगेटिव है, 2001 से 2011 के बीच नेगेटिव है। तो यानी 1981 के बाद हमारी जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है वो धीरे धीरे घटते जा रही है। ठीक है, तो और पहले की तुलना में यानी जितना कमी यहाँ पर हुई है उसकी तुलना में ये वाली जो कमी है वो ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन में कहा है कि 2001 से 2011 के बीच तीव्र गति से जो तेज गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो ये जो ऑप्शन है यानी कथन नंबर 2 है, ये दूसरा कथन भी सही है। तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों सही है। भाई बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछ लिया एसएससी ने।
बहुत फैक्चुअल सवाल पूछा, बहुत जबरदस्त। और इसको भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना, 1991, 2001, 2011 में हमारी 10 के वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है। और कब से कम होती आ रही है? 1981 से कम होती आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था ये CHSL 2024 प्री में कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर डैश से घट रही है। तो भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कब से घट रही है? 1981 से जो है वो घटती आ रही है। ठीक है, 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट शुरू हुई और 1991, 2001 और 2011 में प्रत्येक जनगणना के बाद वृद्धि दर धीरे धीरे घटती आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CGL 2025 में पूछा गया है, हाल ही के मेंस का सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू धर्म में दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? देखिए, हिंदू धर्म में दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि थी वो 16.8% थी। कितनी थी? 16.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये CHSL 2024 प्री का क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के दौरान दशक के दौरान कुल पूर्ण वृद्धि कितनी थी? कुल पूर्ण वृद्धि कितनी थी? 15.23 करोड़ नहीं, 17.21 करोड़ नहीं, 16.41 करोड़ नहीं, 18.19 करोड़। और यही जो क्वेश्चन है, देखो SSC ने क्या करा, इसी स्टेटमेंट को, यानी हमें पता है हमारी जो वृद्धि थी वो कितनी हुई थी? 18 से 18.19 करोड़, यानी हम कह सकते हैं 18 से 19 करोड़ के बीच हमारी वृद्धि हुई थी। और SSC ने इसी स्टेटमेंट को किस तरीके से पूछ लिया मेंस में, CGL मेंस में, ये देखिए इसको मिलियन में बना के पूछ लिया। जैसे आपको पता है कि 1 करोड़ कितना होता है? 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। तो इस SSC ने इसको मिलियन में बना के पूछ लिया। डाटा वही है लेकिन SSC ने यहाँ पर करोड़ की जगह क्या कर दिया? मिलियन कर दिया। तो इनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही रिपीट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि के अकॉर्डिंग देखिए, पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको जो सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा, स्टेट की बात करें तो किस में हुई थी? केरल नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद मिजोरम। मैं लिख भी देता हूँ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर के बाद मिजोरम, इन्हीं राज्यों में 10 के वृद्धि। आपसे घटता क्रम पूछा है तो घटता क्रम मतलब ये वाला क्रम, सबसे ज्यादा मेघालय में हुई थी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर में और फिर उसके बाद मिजोरम में 10 की वृद्धि हुई थी। देखिए, घटते क्रम की बात तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो पहले आएगा मेघालय यानी सी से 2 ऑप्शन है, उसके बाद बिहार यानी बी, सी के बाद बी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, CBA। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अब एक बार मैं इसकी आपको स्लाइड चेक करा देता हूं ताकि आपके जो सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार के बाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद मिजोरम। ये जो क्रम है ये कैसा क्रम है? घटता क्रम है, यानी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जो जनसंख्या घनत्व था वो 2001 की जनगणना में कितना था? 325, और 2011 की जनगणना में ये जनसंख्या घनत्व बढ़कर कितना हो गया? 382। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? यानी 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या रहती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2001 में ये 325 था और 2011 में ये 382 हो गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा।
बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17, उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। सबसे ज्यादा बिहार का था राज्यों में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का था। अब बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? दिल्ली का। कितना है? 11,320। उसके बाद चंडीगढ़ कितना? 9,258। फिर उसके बाद पुदुचेरी, यानी दिल्ली, चंडीगढ़ और फिर उसके बाद पुदुचेरी। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, तो सबसे कम किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, उसके बाद दादर नागर हवेली का और उसके बाद लक्षद्वीप का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 प्री के एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या घनत्व किन किन यूटीज में सबसे ज्यादा था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा किसमें था? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। ये देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। अगर बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा नई दिल्ली जिले में है। उसके बाद दूसरा किस जिले में है? दिबांग वैली। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जिले की बात करें तो नई दिल्ली में, और सबसे कम की बात करें तो दिबांग वैली। ये दिबांग वैली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो क्या होता है? यानी लिंगानुपात यानी 1000 मेल पर कितनी फीमेल है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2001 में लिंगानुपात कितना था? 933 था। उसके बाद 2011 में लिंगानुपात हमारा कितना हो गया? 943 हो गया, यानी 933 से बढ़कर कितना हो गया? 943 हो गया। और बात करते हैं अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 929। और ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 949। शहरी में 929 और ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना? 949। अब देखते हैं हाईएस्ट लिंगानुपात वाले स्टेट देखते हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस में है? केरल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। अगर जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम और पंजाब और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों की यानी यूटीज की। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? पुदुचेरी। कितना है? 1037। उसके बाद लक्षद्वीप और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर बात करें ओवरऑल मिलाकर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर होगा? केरल में। कितना? 1084। और उसके बाद कितना होगा? 1037। कहाँ का? पुदुचेरी का। ये ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट है स्टेट्स और यूटी दोनों को मिलाकर। अगर यूटी में बात करें तो सबसे ज्यादा पुदुचेरी, ओवरऑल बात करें तो ये सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है, अब बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाले जो यूटी हैं उनकी। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? दमन और दीव, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये एसएससी ने कई बार रिपीट करा है। उसके बाद दादर नागर हवेली, उसके बाद चंडीगढ़, फिर दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली का मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है डायरेक्ट एसएससी ने, इसका डेटा ही पूछ लिया गया है। 868 यही वैल्यू पूछ ली है। तो दिल्ली का जो लिंगानुपात है कितना? 868 है। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य दमन और दीव, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली और उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो यानी बाल लिंगानुपात। ये 0 से 6 वर्ष के बीच होता है। 2001 में कितना था? ये 927 था। और 2011 में बढ़कर ये कितना हो गया था? 919 हो गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 919 कई बार एसएससी का फेवरेट सवाल ये है 919। इसको कई बार पूछा गया है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनो, जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं उसका ये फेवरेट सवाल है और कहीं ना कहीं ये मिल ही जाता है एसएससी के एग्जाम में। अगर जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में और केरला में। ये केरला का पिछली बार एसएससी ने अपने 2024 के एग्जाम में पूछा था। केरला का, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरला। उसके बाद लोएस्ट लिंगानुपात की बात करें तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में सबसे कम 834। इसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का डेटा भी इंपॉर्टेंट है, 828, वो 888, 888। ठीक है,
अगर जो संघ शासित प्रदेशों में बाल लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद पुदुचेरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पुदुचेरी में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात के मामले में पहले नंबर पर, लेकिन बाल लिंगानुपात के मामले में दूसरे नंबर पर। ये देखो भाई, पुदुचेरी लिंगानुपात के मामले में तो पहले नंबर पर है, और पुदुचेरी बाल लिंगानुपात के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात करता है तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात कहाँ पर है? दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भाई कई बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। न्यूनतम बाल लिंगानुपात बताओ किस संघ शासित प्रदेश का है? तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। कितना है? 871 है। ठीक है, अब देखते हैं जो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखो लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। देखो यूपी का जो ये लिंगानुपात है, ना कि बाल लिंगानुपात। ठीक है, यहाँ लिंगानुपात है ना कि बाल लिंगानुपात, इसका ध्यान रखना। लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों अलग अलग हैं। यूपी का लिंगानुपात कितना है? 912। यूपी का कितना? 912। राजस्थान का कितना है? 928 का। आंध्र प्रदेश का कितना है? 993। और बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का है 918। तो इन सब में सबसे ज्यादा ये बाल लिंगानुपात नहीं है, नॉर्मल लिंगानुपात है। बार बार बाल लिंगानुपात निकल रहा है मुझसे। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो किसका होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 993 है। ये देखो मैंने यहाँ पर टेबल भी बना दिया है और लिख भी दिए हैं लिंगानुपात किसके कितने हैं। देखो केरल का सबसे ज्यादा, उसके बाद पुदुचेरी, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, और ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। जैसे दमन और दीव का सबसे कम, उसके बाद दादर नागर हवेली, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली और फिर अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? देखो भाई एसएससी ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया और ये लगभग 90% बच्चों का गलत होगा। 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि ये डेटा एक्चुअल में किसी को मालूम नहीं होता है। तो अब तक की किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? देखो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो 901 यानी 1901 की जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था, और ये लिंगानुपात कितना? 972 था। यानी 972 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पर, और ये आरपीएफ एसआई 2024 हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये एमटीएस 2024 का बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। देखो क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि? देखो भाई एक तो पूछा है बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात के अलावा उसमें पूछ लिया ऋणात्मक वृद्धि, यानी बाल लिंगानुपात में किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। भाई बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन एसएससी का। देखो हरियाणा, हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात था वो 819 था, ये बढ़कर कितना हो गया? 834 हो गया। तो यहाँ तो कमी हो नहीं रही, तो ये तो वृद्धि हो रही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हिमाचल प्रदेश का बाल लिंगानुपात 896 था, बढ़कर 919 हो गया, इसमें भी कमी नहीं हो रही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो पंजाब का बाल लिंगानुपात 798 था, बढ़कर 846 हो गया, इसमें भी कमी नहीं हो रही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो बाल लिंगानुपात था वो 913 था, जो घटकर कितना हो गया? 883 हो गया। तो कमी इसी में हो रही है, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अगर दोबारा पूछे कि किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। भाई बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया। महाराष्ट्र का बाल लिंगानुपात 913 था, बाद में कितना हो गया 2011 की जनगणना में? 883 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है, बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया कि जो बाल लिंगानुपात सबसे अधिक किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद केरल।
तो ये जो था वो बाल लिंगानुपात में था, यानी सबसे ज्यादा किसका, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के बाद किसका, मिजोरम का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। देखिए मैं आपको एक बार जो है इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ताकि आपके जो सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कि देखिए जो बाल लिंगानुपात था सबसे ज्यादा किसका, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद केरल। तो ऑप्शन में क्या दिया था, मिजोरम। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, बाल लिंगानुपात है, मैंने वो लिख दिए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अलावा चंडीगढ़ हरियाणा का इंपॉर्टेंट है, एनसीटी यानी दिल्ली का इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये जिन पे मैंने टिक लगा है, लक्षद्वीप, केरला, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, भारत में 1951 से 2001 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं में क्या हुआ है, या वृद्धि हुई है, स्थिर रही है, स्थिरता रही है, कमी आई है, पहले वृद्धि हुई है और फिर कमी हुई है। देखिए जो चाइल्ड सेक्स रेशो था यानी बाल लिंगानुपात, ये 2001 में कितना था, 927 था, और 2011 में कितना हो गया है, 919 हो गया। तो 2001 से 2011 के बीच क्या हुई है, कमी आई है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1951 से 2001 तक, तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी कमी आई है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कमी आई है। 2001 से 2011 के बीच और 1951 से 2011 के बीच भी कमी आई है, ये फैक्ट है, और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, जो रेलवे इस तरीके के डेटा पर भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कमी आई है। अब बात करते हैं कास्ट सेंसस, मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां से तो तकरीबन एसएससी 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग इसी डाटा से पूछे गए हैं। अब देखिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार थी, अनुसूचित जातियां कितनी थी, वो 16.6% थी। अगर उनकी संख्या की बात करें तो कितनी थी, 20.14 करोड़, यानी 20.14 करोड़ संख्या के अकॉर्डिंग। अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितने, 16.6%। अगर बात करते हैं हम अनुसूचित जनजातियों की, तो अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का कितना परसेंट थी, 8.6% थी, और संख्या के अकॉर्डिंग 10.43%, यानी 10.43 करोड़। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति वाले शीर्ष राज्य, टॉप 5। देखो पंजाब, पंजाब में प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जातियां हैं कितनी है, 31.9%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 25% के समथिंग, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यूपी और हरियाणा। यहाँ पर ध्यान रहे कि हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, और पंजाब और हरियाणा इन दोनों में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कोई भी एसटी नहीं है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग था कि कहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी है, तो कहाँ पर है, पंजाब में। अगर बिना परसेंटेज के बात करता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। अगर जो बात करता है यूनियन टेरिटरीज की, तो संघ शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर जो अनुसूचित जातियां हैं, चंडीगढ़ में, और उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ में। अगर बिना प्रतिशत की बात करता है तो दिल्ली में। देखो बिना प्रतिशत के अनुसूचित जो जातियां हैं वो किस संघ शासित प्रदेश में, किस यूटी में सबसे ज्यादा है, बिना प्रतिशत के दिल्ली में। अगर बात करें प्रतिशत की तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग कहाँ पर होगी, चंडीगढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं सीजीएल 2025 में और सीएचएसएल 2025 में। अब बात करते हैं एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का, ये 8.6% है, और इनकी संख्या कितनी है, 10.43 करोड़ है। और मिजोरम में है, ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग किन किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो एसटी हैं। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है, मिजोरम में, लगभग 94%। उसके बाद नागालैंड, फिर मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद
मणिपुर। मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो एसटी पॉपुलेशन है कितनी है, 94.4%। उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मणिपुर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी नहीं है। अगर ये डाटा था परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर बिना परसेंटेज के बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियां है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से तो सीजीएल में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगर बिना प्रतिशत के बात करें, कहाँ पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, यानी सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियां कहाँ है बिना प्रतिशत के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर बात करते हैं यूटी यानी संघ शासित प्रदेशों की, हाईएस्ट एसटी यानी सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में है। सबसे ज्यादा किसमें, लक्षद्वीप, कितने, 94.8%। उसके बाद दादर नागर हवेली कितने, 52%। उसके बाद दमन और दीव कितने, 7.7%। उसके बाद अंडमान निकोबार 7.5%। और चंडीगढ़ में कोई भी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जो है वो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है और चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर पूछता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग बताओ कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। अगर पूछे बिना प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, दादर नागर हवेली। यानी सबसे ज्यादा एसटी बिना प्रतिशत के जनसंख्या के अकॉर्डिंग कहां पर होंगे, दादर नागर हवेली में होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, ये दोनों डेटा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, पंजाब और हरियाणा में कोई भी एसटी यानी कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी यानी अनुसूचित जाति नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन लग रहा है कि यहां से आएगा, तो इसको आप ध्यान से देखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या दर्ज नहीं करी गई है। देखो, मैंने आपको बताया था कि एससी की जनसंख्या कहाँ कहाँ दर्ज नहीं की है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कोई भी एससी यानी अनुसूचित जाति नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, नागालैंड। यानी नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, देखिए हमने पहले एसटी की पॉपुलेशन पढ़ी थी यूटी में, अब हम पढ़ेंगे एससी की पॉपुलेशन। तो एससी की जो पॉपुलेशन है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। अगर बात करें बिना परसेंटेज के यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, दिल्ली में। अगर हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो किस यूटी में है, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप। और बिना प्रतिशत के जनसंख्या के आधार पर बात करें तो कहाँ पर है, दादर और नागर हवेली में। ठीक है, अब जो डेटा चलेगा ये रिलीजन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इससे तो भाई एसएससी सीजीएल 2024 में तकरीबन 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं, सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2024 में। तो ये जो रिलीजन बेस्ड डेटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर बात करते हैं हमारे देश में जो हिंदू है वो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, लगभग 79.80%। बात करते हैं मुस्लिम कितने परसेंट है, तो 14.23% है। क्रिश्चियन कितने परसेंट है, 2.30% है। सिख कितने परसेंट है, 1.7% है। बुद्धिस्ट कितने परसेंट है, 0.70% है। जैन कितने परसेंट है, 0.41% है। और ओपीआर यानी अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस, ये कितने परसेंट है, 0.66% है। और इनकी संख्या कितनी है, 7.9 मिलियन। ये सीजीएल 2024 में पूछा गया है, सीजीएल 2024 प्री का सवाल है। और रिलीजियन नोट स्टेटेड यानी जिसने अपना धर्म ही नहीं बताया, उनकी संख्या कितनी है, 0.24% है। अब देखो भाई, ये जो डेटा लिखा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था कि बताइए कि जो मुस्लिम है वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो कितना है, 14.23%। एमटीएस 2024 में क्या पूछा गया है कि बताइए क्रिश्चियन है वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 2.30%। सीपीओ 2023 में क्या पूछा गया था कि जो सिख हैं वो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो कितना है, 1.7%।
ठीक है। अगर बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 के बीच वो किस तरीके से हुई, तो हिंदू की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी हुई, 16.8% हुई। और ये जो क्वेश्चन है CGL 2025 मेंस में भी पूछा गया था। कितनी, हिंदू की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, 16.8%, मुस्लिम की 24.6%, क्रिश्चियन की ग्रोथ रेट 15.5%, सिख की 8.4%, बुद्धिस्ट की 6.1%, जैन की 5.4%। तो ये जो डेटा है रिलीजन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में पूछा है हमसे कि इनको बताओ, ट्राइबल पॉपुलेशन के आधार पर बताओ बढ़ते क्रम में। देखो हमें पता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उड़ीसा में है। पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, देखो नंबर 1 पर MP, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, अब हमसे पूछा है बढ़ता क्रम, ये तो है घटता क्रम क्योंकि MP में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। अब हमसे घटता क्रम पूछा है, ये घटता क्रम है, ये तो है घटता क्रम। हमसे पूछा है बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम क्या होगा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी पहले आएगा C, फिर आएगा B और फिर आएगा A। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, CBA। अब मैं आपको इसकी जो स्लाइड है वो दिखा देता हूं ताकि आपके जो सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएं। देखिए जो पॉपुलेशन थी, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में थी, उसके बाद महाराष्ट्र में थी, उसके बाद उड़ीसा। लेकिन हमसे क्रम कैसा पूछा था, बढ़ता क्रम। तो पहले आएगा उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, CBA, यानी उड़ीसा, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये जो डेटा है, कुछ और फैक्ट देखेंगे सेंसस के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं और ये जो डेटा मैंने लिखा है ये पूरा SSC का प्रीवियस ईयर है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर इस डेटा पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द रिकॉर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन, ये 16.8%। जैसे ही हम जान चुके हैं 16.8%, और ये CGL मेंस का सवाल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो हाल ही के एग्जाम में रिपीट हुए हैं सेंसस से ही। देखिए टोटल जो किशोर पॉपुलेशन है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन है हमारी कुल जनसंख्या का, जो किशोर जनसंख्या है वो 10 से 19 साल के बीच आती है और ये कुल जनसंख्या का है कितना परसेंट, 20.9%। यानी कुल किशोर जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 20.9% है। अगर बात करें तो इस 20.9% में से जो मेल है वो कितने परसेंट है, 52.7%। अगर बात करें फीमेल तो ये कितनी है, 47.3%। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन CGL 2024 में पूछे गए हैं। जैसे कुल किशोर पूछे गए हैं तो इनकी जनसंख्या, इनका जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या में कितना है, 20.9%। इस CGL 2024 प्री में पूछा गया है। अगर जो फीमेल एडोलेसेंट्स की बात करता है तो इनका जो प्रतिशत है कुल किशोरों के मामले में कितना है, 47.3%। ये भी CGL 2024 में पूछा गया। यानी कुल किशोर 20.9% है कुल जनसंख्या का। इस 20.9% में से जो मेल है 52.7% है और जो फीमेल है 47.3% है। CGL 2024 प्री में पूछा गया है। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। हमें पता है कि जो हिमाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा जो महिला कार्यबल है वो बाकी स्टेट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी फीमेल वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बात और नेक्स्ट अब आगे चलते हैं।
मार्जिनल वर्कर यानी सीमांत श्रमिक कौन सा होता है? सीमांत श्रमिक वो होता है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने दोनों में से कम एक तो काम करता है, यानी या तो 183 दिन करे या कम से कम 6 महीने वो काम करे, उसे ही मार्जिनल वर्कर कहते हैं। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? महाराष्ट्र में। जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे तो आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। ध्यान रखना, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जनसंख्या के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और प्रतिशत के अकॉर्डिंग सिक्किम। ये सीजीएल 2023 या 2024 का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम, यानी 2001 में जो एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम है वो वहां पर लागू करा गया था जहां पर जो लिटरेसी रेट थी, फीमेल लिटरेसी रेट थी, वो 30% से कम थी। तो कहां पर लागू करा गया था फीमेल एक्सेलरेटेड लिटरेसी प्रोग्राम? जहां पर जो लिटरेसी रेट थी फीमेल की वो 30% से कम थी, ये वहां पर करा गया था। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। कामकाजी आयु यानी वर्किंग एज 15 से 59 ईयर्स के बीच होती है। हाईएस्ट हिंदू किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है, ये आप सभी को पता ही होगा। न्यू नटाल मोर्टिलिटी रेट, न्यू नटाल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि नवजात मृत्यु दर, यानी एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली डेथों की जो संख्या है ना, उसे ही न्यू नटाल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। यानी नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज, यानी जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान जो होने वाली डेथ की जो संख्या है ना 1000 जन्मों पर, उसे ही क्या कहते हैं? न्यू नटाल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लीव्स बर्थ। ठीक है, और ये पूछा गया है जब भी मैंने लिखा, ये भी सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल डेंसिटी, यानी साइकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की जो संख्या है ना, उसे ही साइकोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ ए कंट्री, वो क्या कहलाएगी? साइकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाएगी। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, यानी पीडब्ल्यूडी है ये हमारी कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 2.21% पीडब्ल्यूडी है, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। और ये जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं इन्हें इग्नोर मत कीजिए, ये जो है सारा का सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर है, सारा का सारा एसएससी से ही डेटा उठाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं लैंग्वेज की कि कौन कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसको 43% लोग बोलते हैं। उसके बाद बंगाली को 8% लोग बोलते हैं। उसके बाद मराठी को 6.86% के समथिंग लोग बोलते हैं। उसके बाद तेलुगु को 6.70% के समथिंग लोग बोलते हैं। यानी नंबर 1 पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी और फिर तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। देखो, प्रजनन दर और टोटल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि जो प्रजनन दर है वो किसी खास उम्र की महिलाओं के लिए है, यानी प्रजनन दर से यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी खास उम्र की महिलाएं कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट से यह अनुमान लगाया जाता है कि अपनी पूरे जीवन काल के अंतर्गत एक महिला है वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो प्रजनन दर और टोटल प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट दोनों अलग अलग हैं। बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की, तो ये कितनी है? 2.1 से 2.9 के बीच है। और टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो ये 2.4 है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा भी गया है, रेलवे 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स, यानी जो ट्राइबल्स की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 10.42 करोड़ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये एमटीएस 2023 में पूछा गया है। अब बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट कितनी है? ये 21.8% है। क्रूड बर्थ रेट कितनी है? 21.8% है। यानी क्रूड बर्थ रेट होती क्या है? यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जीवित जन्मों की संख्या है ना, उसे ही क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो क्रूड बर्थ रेट कितनी है? 21.8%। ये CHSL 2023 में पूछा गया है। अगर बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में क्रूड बर्थ रेट कितनी है, यानी अर्बन क्रूड बर्थ रेट 17.6% और रूरल क्रूड बर्थ रेट 23.3%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा। अब बात करते हैं क्रूड डेथ रेट की।
जो क्रूड डेथ रेट है ये कितनी है, 7.1%। ये CHSL 2023 में पूछा गया है। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनका प्रतिशत कितना था, 21.9% था, और ये भी CHSL 2023 में पूछा गया है। बात करते हैं लार्जेस्ट माइनॉरिटी की। देखो सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो तो मुस्लिम है, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन है, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट माइनॉरिटी तो वो तो मुस्लिम, और सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी होगी, क्रिश्चियन। पहली लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम और दूसरी क्रिश्चियन, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको चार्ट से दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जो अल्पसंख्यक है यानी माइनॉरिटी है, पहले नंबर 2 पर मुस्लिम और यहाँ पर क्रिश्चियन, यानी ये तो ओवरऑल है। अगर हिंदू देखे, हिंदू तो अल्पसंख्यक में आएगा नहीं, तो अल्पसंख्यक में कौन आएंगे, ये नीचे वाले, तो मुस्लिम नंबर 1 पर और क्रिश्चियन नंबर 2 पर, ठीक है। उसके बाद सिख नंबर 3 पर, बुद्धिस्ट नंबर 4 पर, जैन नंबर 5 पर, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन की, जो SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो स्टार्ट होते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर कितनी है। ये CGL 2021 में पूछा गया था। जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी अनुमानित जो राष्ट्रीय मृत्यु दर है वो कितनी है, 55 है। ये फैक्ट है और इसको लर्न कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए ये CGL 2024 प्री का क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुन्य यानी OPR अदर रिलीजन परसुएशन कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये 7.9 मिलियन है। अब मैं इसका चार्ट दिखाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगी ये चीजें। देखिए मैं चार्ट दिखाता हूं। देखिए OPR, ये जो अदर रिलीजियंस एंड परसुएशन है OPR, ये कुल जनसंख्या का 0.66% है, और संख्या में बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 7.9 मिलियन है, और ये CGL 2024 प्री का क्वेश्चन है। तो जितना भी ये रिलीजन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है ना, उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7.9 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुष और महिलाओं के साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। भाई बड़ा जबरदस्त, ये CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है, और ये बड़ा जबरदस्त सवाल पूछ लिया SSC ने, बहुत खतरनाक सवाल पूछा है SSC ने। तो देखिए अब इसको करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि जो 2011 यानी 2001 और 2001 में जो लिटरेसी रेट थी हमारी वो कितनी थी, 64.83%, और 2011 में ये लिटरेसी रेट कितनी हो गई, 74.04%। अगर बात करते हैं मेल की, तो 2011 में मेल लिटरेसी रेट कितनी थी, 75.26%, और फीमेल लिटरेसी रेट थी 53.67%। और 2011 में जो मेल लिटरेसी रेट थी वो 82.14% थी, और जो फीमेल लिटरेसी रेट थी 65.46% थी। तो इनका जो 2001 से 2011 के बीच जो डिफरेंस आता है मेल लिटरेसी रेट में, ये लगभग 6.88% है। कितना है, लगभग 6.88%। और फीमेल लिटरेसी रेट में जो अंतर आता है ये लगभग आता है 11.79%। तो ये क्वेश्चन तो भाई SSC ने बड़ा ही जबरदस्त पूछ लिया। ये मेल लिटरेसी रेट के बीच अंतर 2001 से 2011 के बीच, और ये फीमेल लिटरेसी रेट के बीच अंतर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C 6.88, ये मेल लिटरेसी रेट में, और फीमेल में 11.79%। तो आंसर ऑप्शन नंबर C।
अब आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में हाईएस्ट लिंगानुपात जो है वो दर्ज करा गया था। यानी कि लिंगानुपात की बात कर रहा हूं, और ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है कि हाईएस्ट लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो दर्ज करा गया था। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। जो लिंगानुपात था वो सबसे ज्यादा किसमें था? पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात जो है वो दर्ज करा गया था। किसमें? पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पुदुचेरी में कितना था? ये देखिए, मैं लिख भी देता हूं। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। देखिए, पुदुचेरी में जो लिंगानुपात था वो कितना था? 1037 था। लक्षद्वीप में कितना था? 947 था। और अंडमान निकोबार में ये जो लिंगानुपात था वो कितना था? 876 था। तो इसका आंसर क्या होगा? पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए भाई, ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार। पुदुचेरी में लिंगानुपात कितना है? 1037। उसके बाद लक्षद्वीप में 947, उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था वो कितना था? देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के का क्वेश्चन है। तो जो फीमेल वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन था वो 25.51% था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये फैक्ट है और इन फैक्ट को बेटर है कि आप रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के आंकड़ों के अनुसार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है? देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है 54.6%। यानी प्राथमिक क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर वगैरह में, यानी जो एग्रीकल्चर वगैरह में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में संलग्न है वो कितने हैं? 54.6% है। अगर बात करें द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र में जो संलग्न है लोग वो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 24.3%। तो इसका आंसर क्या होगा? 54.6%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन सी थी? देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। जो लंदन थी, ये 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व। देखो, हमारा जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो एमटीएस 2024 में पूछा गया है। हमारा जनसंख्या घनत्व 382। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? ये क्वेश्चन भाई क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल इजीएस्ट। केवल एक ही राज्य था जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी, और वो कौन सा था? सिक्किम। अगर इसमें राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी इंक्लूड कर देता तो फिर कितने हो जाते? 5 हो जाते, क्योंकि हमें पता है कि सिक्किम से छोटे 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई? देखो, सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर थी, यानी जो लिटरेसी रेट थी, वो कहां पर दर्ज करी गई थी? जो महिला साक्षरता दर कहां पर दर्ज की गई थी? देखो, महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस में थी? अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में किस में थी? केरल। स्टेट में किस में थी? केरल। केरल में जो कुल साक्षरता दर थी वो कितनी थी?
94%। अगर वो महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता कितनी थी? 92.1%। ये महिला साक्षरता थी। अगर बात करें कि जो यूटी की यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसमें सबसे जो साक्षरता दर है वो किस में थी? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता दर दर्ज की गई थी। और लक्षद्वीप में कितनी दर्ज करी गई थी? 91.8% जो साक्षरता दर है वो दर्ज करी गई थी। देखिए, जब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है तो यहीं पर पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? जो साक्षरता दर है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम है? तो साक्षरता दर जो सबसे कम है दादर और नागर हवेली की है। ये मैं बता चुका हूं कि इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दादर नागर हवेली की साक्षरता दर कितनी है? 76.2% है। कितनी है? 76.2%। ठीक है, दादर नागर हवेली। अब एक बार मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, मैं आपको इसका भी चार्ट दिखाता हूं। देखिए, जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप के बाद दमन और दीव, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी, और सबसे कम किसकी साक्षरता दर? दादर और नागर हवेली की। कितनी? 76.2%। ठीक है, अब चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या होगा? दादर और नागर हवेली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? कोंकणी नहीं, डोगरी नहीं, असमिया नहीं, तो संस्कृत। ये तो सबको ही पता है कि संस्कृत ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? 68.8%। और बात करते हैं शहरी, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी क्या है? यानी जो मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना है? 53.26% है। और जो बात करें फीमेल की, तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है? 25.51। और ये एसएससी 2024 में पूछा गया है। ये 2024 के लेटेस्ट सवाल हैं जो एग्जाम में आए हैं, दोनों के दोनों। पुरुष श्रम बल भागीदारी कितनी? 53.26%। और महिला फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करता है तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना होगा? 25.51%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो कितनी दर है? 25.51%। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, दोनों एसएससी 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना परसेंट है? अन्य धर्म और मतों यानी ओपीआर, ओपीआर का परसेंट कितना था? 0.66% था। और इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 7.9 मिलियन थी। कितनी? 7.9 मिलियन। अब हमें पता है 0.66 के नियर क्या है, तो 0.66 के नियर है ये 0.7। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये उसी डेटा से आंसर है, उसी चार्ट से आंसर है जो मैंने आपको दिखाया था, रिलीजन बेस्ड चार्ट। वो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपको एक बार मैं दोबारा दिखाता हूं ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, जो ओपीआर है, ओपीआर का परसेंट कितना है? 0.66%। और इनकी संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन। और ये सीजीएल 2024 प्री के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए जो साक्षरता दर है वो कितनी है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? ये 59% है। ये इंपॉर्टेंट है और ये एक फैक्ट है, बेटर है कि आप इसको लर्न कर लें।
ये एसएससी 2024 में पूछा गया है, एसएससी 2024 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकल्पित प्रतिशत जो है वो कितना है, यानी 2011 के अनुसार गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उनका प्राकल्पित जो प्रतिशत था वो कितना था, 25.70%। कितना, 25.70%। ये फैक्ट है, तो बेटर है कि आप इसको लर्न कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना है। देखो, अगर जो बात करते हैं कुल जो किशोर जनसंख्या है, जो कुल किशोर जनसंख्या थी वो कुल जनसंख्या का 20.9% थी। इस 20.9% में से जो मेल कितने थे, 52.7%, और बात करते हैं फीमेल 47.3%। तो हमसे पूछा क्या है कि किशोरियों का प्रतिशत पूछा है, तो किशोरियों का प्रतिशत कितना होगा, 47.3%। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है, उस माप को कहा जाता है साइकोलॉजिकल डेंसिटी। मैंने आपको बताया था जो साइकोलॉजिकल डेंसिटी है वो कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या है। क्या है, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की जो संख्या है वही साइकोलॉजिकल डेंसिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत, देखो कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। देखो किशोर जनसंख्या, किशोर में दोनों है, मेल और फीमेल। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था जो किशोर जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 20.9% है। जिसमें बात करें मेल और बात करें फीमेल, जो मेल है वो 52.7% है और जो फीमेल है वो 47.3% है। तो इसका आंसर कितना होगा, 20.9%, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दर्ज की गई। देखो किस जनसंख्या में, यानी किस दशक में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो दर्ज की गई थी। इसका आंसर क्या होगा, 1961 से 1971 के बीच। हमें पता है कि जो कितनी वृद्धि दर्ज करी गई थी, 24.8%, और ये अब तक की हाईएस्ट है। इतनी वृद्धि जो है वो दर्ज करी गई थी। अगर जो बात कर ले लोएस्ट पूछे तो लोएस्ट कब दर्ज करी गई थी, 1921 में दर्ज करी गई थी। क्यों दर्ज करी गई थी, क्योंकि इसमें -0.31% की नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी। समझ गए। तो सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे ज़्यादा जो है वो 1961 से 1971 के बीच और सबसे कम 1921 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 1971 के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखो बाल लिंगानुपात सबसे अधिक किस में है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाल लिंगानुपात है यानी चाइल्ड सेक्स रेशो वो सबसे ज्यादा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद केरल। ये स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो बाल लिंगानुपात है। नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर मेघालय, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ और नंबर 5 पर केरल। तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं चार्ट बाल लिंगानुपात वाला। देखिए सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़ और फिर केरला। ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखो बौद्ध आबादी मैंने बताया था कि अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे तो सिक्किम होगी, अगर लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और प्रतिशत के अकॉर्डिंग सिक्किम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए हमें पता है जो शहरी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सर्वाधिक शहरी गोवा, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। यानी गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से। मैंने बताया गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। गोवा इसमें है नहीं, मिजोरम इसमें है नहीं, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का इधर जो परसेंटेज होगा वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट के साथ मिला दो। हाईएस्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस तो हाईएस्ट ये रहा, यानी तीसरे का डी पार्ट। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, उसके बाद केरल। तमिलनाडु के बाद केरल। अब केरल का जो परसेंट होगा वो तमिलनाडु से कम होगा। तमिलनाडु से कम वाला परसेंट कौन सा है? जस्ट ये रहा। अब इसके बाद हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण है, यानी ग्रामीण सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर शहरी सबसे कम होंगे। तो शहरी इसमें सबसे कम कौन सा है? ये वाला। तो इसको इससे मिला दो, बचा क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 27.3%। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु यानी तीसरे का डी किसमें है? तीसरे का डी इसमें भी नहीं है, तीसरे का डी इसमें भी नहीं है, ये एलिमिनेट, तीसरे का डी इसमें भी नहीं है, तीसरे का डी केवल एक ही ऑप्शन बचा। तीसरे का डी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का आई। तो ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं? एक बार मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो भी मालूम पड़ जाए और आपका डाउट भी जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए शहरी जनसंख्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखिए रहा। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर? गोवा, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरला और उसके बाद महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या दिया था? तमिलनाडु दिया था। तमिलनाडु के बाद क्या दिया था? केरल दिया था। तो ठीक है, समझ में आया। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? स्टेटमेंट 1, आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। 2011 में 74.04% साक्षर हैं। तो ये तो 2/3 से ज़्यादा, लगभग 3/4 साक्षर हैं, तो ये तो सही होगा। भारत में 2011 से 2001 से 2011 के बीच पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ी है। ये गलत है। महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ी है, न कि पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ी है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3, भारत में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता में लगभग 10.1% की वृद्धि हुई है। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये 2001, ये 2001, ये 2011। यहाँ पर जो 2001 में साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 2001 जो है, 2001 में जो साक्षरता दर है वो 64.83% थी। ठीक है, और 2011 में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी। बात करें तो मेल जो साक्षरता 2001 में कितनी थी? वो थी 75.26%, और जो फीमेल साक्षरता थी 2001 में कितनी थी? वो 53.67%। 2011 में पुरुष साक्षरता 82.14% थी, और जो महिला साक्षरता थी 65.46% थी। इसमें जो लगभग जो वृद्धि हुई है, ये पुरुष साक्षरता कितनी बढ़ी है 2001 से 2011 के बीच? 6.88% समथिंग। और जो महिला साक्षरता है वो 2001 से 2011 के बीच कितनी बढ़ी है? 11.79% बढ़ी है। तो ये जो लगभग 10.4 से तो ज़्यादा ही है। तो ये भी क्या होगा? ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है वो भी क्या मानेंगे? उसको भी सही मानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 3 किस में है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानक शहरी क्षेत्र यानी HUA, इसकी जो अवधारणा भारत की किस जनगणना में प्रस्तुत करी गई थी? तो इसकी जो अवधारणा है वो जनगणना 1971 में प्रस्तुत करी गई थी, और ये MTS 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई ये आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप बता दीजिए कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद।